गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की टीचर नीतू जैन। आज हम रीडर में वसंत में पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे। बेटा ये चैप्टर मैं अप्रैल में भी करा चुकी हूँ। अब अपन रिवीजन करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने पहले नहीं किया है वर्क वो अब कर लेंगे, और जो बच्चे पहले वर्क इसका कर चुके हैं तो वो पुरानी कॉपी से वो पेज को टियर करके न्यू हिंदी रीडर की कॉपी में आप पेस्ट कर लेंगे। और जिन बच्चों ने वर्क नहीं किया है वो मैं अभी वर्क सेंड करूँगी, तो वो आप न्यू कॉपी में करते जाएंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए दादी माँ में क्या है। ये चैप्टर शिव प्रसाद सिंह लेखक ने लिखा है। अब इसमें क्या होता है कि प्रस्तुत पाठ दादी माँ में लेखक शिव प्रसाद सिंह ने दादी माँ के बारे में जो किस प्रकार सबकी मदद करती हैं, इसमें लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है कि वो कैसी हैं, वो सबकी मदद करती हैं। जब लेखक बीमार हो जाता है तो किस प्रकार वह उसकी देखभाल करती हैं। गांव की खुशी हो या गम, उनकी उपस्थिति के बिना अधूरा है। वह स्नेह और ममता की मूर्ति हैं। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ उदास रहती थीं। उन्हें महसूस होता था कि दादाजी ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने किस प्रकार लेखक के पिता की समस्या के समाधान के लिए दादाजी के दिए हुए कड़े दे दिए। जब लेखक को शहर में किशन भैया का पत्र मिला कि दादी नहीं रही तो आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये क्या है, लेखक को जब पता चलता है कि उसकी दादी माँ नहीं रही हैं तो वो अपनी दादी के बारे में सोचता रहता है। उसके बारे में ये चैप्टर है, ठीक है। देखो पढ़ेंगे अपन। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच। इसमें बेटा क्या है ना, गांव का वर्णन है तो गांव की कई चीज़ें हैं, गांव के बारे में बताया गया है, ठीक है। कि अब जैसे मोथा और साई की अधगली घासों की किस्म है ये, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं। पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। अब इसमें लेखक कह रहा है कि मुझे कोई भी चीज़ें ना मिले, फसल की सीजनेबल जो भी चीज़ है वो नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन ये कुआर के महीने में जो झाग भरे जल में, जो उनके उधर एक तालाब था, पौंड था ना, उसमें झाग भरे जल में अगर वो नहाए नहीं, कूद कर नहाए नहीं तो उसको बहुत बुरा लगता था। और वो इस बार केवल 1-2 बार ही नहा पाया था कि वह बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर मतलब बुखार, थोड़ा थोड़ा बुखार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। अब इस पहले तो उसको हल्का बुखार होता था, लेकिन इस बार तो जो बुखार ऐसा चढ़ा कि चढ़ता ही चला गया, और तेज़, और उसे इतनी ठंड लग रही थी कि रजाई पे रजाई वो ओढ़े जा रहा था। लेकिन बुखार उतरा तो रात के 12 बजे के बाद।
दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल से पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। अब दादी नहा धोकर के आई तो उन्होंने क्या किया, उसका सर और पेट को छुआ और अपनी साड़ी की जो पल्लू होता है ना, उसमें गांठ खोल करके कोई मिट्टी थी जो उन्होंने उसके मुंह पर डाली और माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती। अब वो बीमार था तो लेखक उसकी उनके पास ही बैठी रहती थी और सेवा करती रहती थी और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी लाया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। यदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती, वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैं महाराज अपने घर से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर के नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अब इसमें लेखक कह रहा है कि बुखार तो उसको पहले आता था, जब दादी उसके पास बैठी रहती थी तो उसकी सेवा करती थी, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे साफ़ सफाई करनी है, वो सब उसको याद आता है। पर अब वो बीमार पड़ता है तो वो उसको अच्छा नहीं लगता कि डॉक्टर आकर के दवाई दे जाते हैं, नौकर उसे पानी दे जाता है, मैस महाराज मतलब जो खाना बनाते हैं ना, कुक, वो आकर के खिचड़ी विचड़ी दे जाते हैं। पर अभी उसको ये सब बीमार होना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है बेटा, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, गुड डे।